आज हम पढ़ेंगे समास। आज का हमारा टॉपिक है समास। समास क्या होते हैं, ठीक है, इसके कितने भेद होते हैं, ठीक है, और एक एक भेद को हम विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। समास का अर्थ आज हम क्या जानेंगे, समास का अर्थ, परिभाषा, उसके भेद, उदाहरण एवं पहचान के नियम कि हम उसको कैसे पहचान सकते हैं कि ये वाला समास है, तो हम उसको किस तरह से उसको पहचानेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ वाक्य दिए गए हैं, यहाँ पर देखते हैं। यह एक भव्य राजा का महल है, ठीक है, राजा का महल। इसमें कभी सच्चे प्रजा के पालक महान है जो राजा रहा करते थे, ठीक है। वे अस्त्र और शस्त्र चलाने में प्रवीण और युद्ध के कौशल में निपुण थे। उनसे शत्रु भय से भीत रहते थे। उन्होंने पूरे 2-10 अब्दों के समूह तक राज्य किया। वे सदैव पर उपकार किया करते थे, इसी कारण वे लोक में प्रिय थे, ठीक है। ऊपर दिए गए गद्यांश में रंगीन वाक्यांशों को संक्षिप्त रूप में बदल कर देखिए। जो यहाँ पर राजा का महल लिखा है, हम इसको राजमहल लिखेंगे, ठीक है। महान है जो राजा, उसको महाराजा लिखेंगे। अस्त्र और शस्त्र को हम अस्त्र शस्त्र लिखेंगे। युद्ध के कौशल को हम युद्ध कौशल लिखेंगे। और तब हम अगर हम तब इस अनुच्छेद को लिखेंगे तो हमारा अनुच्छेद और भी ज्यादा आकर्षक होगा, ठीक है। समास का अर्थ मेल और संक्षिप्त करने की क्रिया है। समास का क्या अर्थ है, मेल करना है और उसको छोटा करके लिखना है, ठीक है। इसमें दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है और भाषा में संक्षिप्तता आ जाती है, ठीक है। दो शब्दों को हम जोड़ते हैं और उनसे एक नया शब्द बनता है जिससे भाषा में संक्षिप्तता आ जाती है, मतलब उसका छोटा रूप बन जाता है। बहुत पहले हस्त से लिखित समाचारों के पत्र होते थे। हस्त से लिखित समाचारों के पत्र, बहुत पहले हस्तलिखित, हस्त से लिखित को हम क्या लिखेंगे, हस्तलिखित। समाचारों के पत्र, समाचार पत्र होते थे। अब इन दोनों वाक्यों में देखेंगे हम तो हमें कौन सा ज्यादा आकर्षक लग रहा है, जो हमने दूसरे नंबर पर लिखा है, ठीक है। इन्हें बनाने के लिए जमीन और आसमान एक करना पड़ता है। इन्हें बनाने के लिए जमीन आसमान एक करना पड़ता है, ठीक है। आपने ऊपर दिए गए वाक्यों को पढ़ा, इनमें हस्त से लिखित को हस्तलिखित और समाचारों के पत्र को समाचार पत्र, ठीक है, और जमीन और आसमान को जमीन आसमान करके संक्षिप्त यानी छोटा करके लिखा है। दो शब्दों के मेल से बने ये तीनों शब्द सामसिक पद हैं, अतः हम इसलिए कह सकते हैं, अगर हम इसकी परिभाषा लिखेंगे तो हम एक सिंपल साधारण शब्दों में हम इसकी जो परिभाषा लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को हम समास कहते हैं, ठीक है। दो शब्दों के मेल से, दो शब्द जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा, हस्त और लिखित, हस्त जमा लिखित, ठीक है, ये दो शब्द हो गए। दो शब्दों को जोड़ के हमने एक नया शब्द बनाया है, एक नए शब्द का निर्माण किया है, हस्तलिखित, ठीक है। अगर हम किसी वाक्य में हम ऐसे हस्तलिखित, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था हस्तलिखित, हस्त से लिखित ऐसे नहीं लिखेंगे, हम उसको एक संक्षिप्त करके छोटा करके लिखेंगे, हस्तलिखित, ठीक है। ये थी हमारी समास की परिभाषा, ठीक है। अब आते हैं इसमें कितने जो है पद होते हैं। पद, इससे पहले पद को पूर्व पद तथा बाद वाले पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए गगन और नील, गगन और नील, यहाँ पर नील गगन, ठीक है, दो शब्द लिखे हमने, ठीक है। हमने समास की परिभाषा क्या पढ़ी है, इन दो शब्दों को जोड़कर एक नया शब्द बनाना ही हमारा समास कहलाता है, ठीक है। अब देखो जो पहला शब्द होता है इसको हम पूर्व पद कहते हैं, ठीक है।
और जो ये हमारा दूसरा पद होता है इसको हम उत्तर पद कहते हैं। ठीक है, पहले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद, और जो इन दोनों को जोड़कर बना नील गगन इसको हम कहते हैं समस्त पद। जब हम दोनों को जोड़कर एक नया शब्द बना लेते हैं उसको हम कहते हैं समस्त पद। ठीक है, और जब हम उसी समस्त पद को उसमें छिपे हुए शब्दों को तोड़कर लिखते हैं, जैसे नील गगन को अगर हम विग्रह करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, नीला है जो गगन। यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का बोध हो रहा है क्योंकि नीला यहाँ पर विशेषण है और गगन यहाँ पर विशेष्य है। ठीक है, नीला है जो गगन, जब हम इसको इसमें छिपे शब्दों को तोड़कर लिखेंगे तो ये हमारा क्या कहलाता है, समास विग्रह। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। समास में दो पद होते हैं, जो पहला शब्द होता है वो पूर्व पद होता है, दूसरा उत्तर पद होता है। ठीक है, और जब हम दोनों को मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं उसको हम समस्त पद कहते हैं, और जब हम उसमें छिपे शब्दों को तोड़कर लिखते हैं तो हम उसको समास विग्रह कहते हैं। ये चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए कि समस्त पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। ठीक है, समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, यहाँ पर देखिए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, इसके 6 भेद होते हैं। ठीक है, अब हम इनमें से सबको एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया समास में दो पद होते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद। तो जो अव्ययी भाव समास होता है इसमें पूर्व पद जो होता है वो मेन होता है, मुख्य होता है, प्रधान होता है। ठीक है, वह समास जिससे बने शब्द अव्यय हो। अव्यय, अव्यय क्या होते हैं, अविकारी शब्द, जो मैंने आपको समझा रखा, अविकारी शब्द को ही हम अव्यय बोलते हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं, जो लिंग वचन के कारण नहीं बदलते हैं। ठीक है, जैसे के बाद, धीरे धीरे, ये सब हमारे क्या होते हैं, क्रिया विशेषण शब्द में अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, इस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, इससे बने शब्दों का क्रिया विशेषण, जैसे मैंने भी बताया, क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, रातों रात, रात ही रात में, रातों रात, रातों रात यहाँ पर एक क्रिया विशेषण शब्द है। मैंने भी आपको मैम जैसे अभी जैसे जो छोटे मैम जैसे अभी बड़ा चीज में लिखा था मैम। यस बोलिए। वह समास जिसके समस्त पद में कारक के विभक्तियों का लोप होता है। अब हमने पढ़ा है कारक क्या होते हैं, कारक चिन्ह हमने जैसे पढ़ा है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, है ना, संबंध का के की अधिकरण में पर, ये सब हमारे कारक चिन्ह होते हैं। ये तो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, उससे पहले भी पढ़ा था। ठीक है, कारक चिन्ह तो आप सभी को पता ही है कौन कौन से होते हैं, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, अधिकरण में पर, संबंध का के की, ये सब हमारे क्या होते हैं, विभक्ति चिन्ह होते हैं, कारक के विभक्ति चिन्ह होते हैं। तो इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इसके अलावा अगर समास के पूर्व पद में ए या अन आकर न का भाव प्रकट करते हैं, वहां ये न तत्पुरुष समास होता है। इसकी पहचान हम कैसे करते हैं, इसकी पहचान यही है कि जब हम इसका विग्रह करते हैं तो उसमें कारक विभक्तियों का लोप होता है, केवल ने नहीं आता है और संबोधन वाला हे और अरे नहीं आता है इसमें, ये इन दोनों को छोड़कर और सारी विभक्तियां आती हैं। ठीक है, कैसे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अलग अलग तत्पुरुष के उसके दिया है। जैसे कर्म में कौन सा लोप होता है, को, तो सर्वगत, सर्व को गत। ठीक है, स्वर्ग को गत। ठीक है, तो यहाँ पर को का लोप हो रहा है, तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर को विभक्ति का लोप हो रहा है, तो ये हमारा तत्पुरुष समास है। कारक विभक्ति का लोप हो रहा है तो ये हमारा तत्पुरुष समास है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग करके दिखाया है कि कर्म में को का लोप होता है तो कैसे होता है, करण में से का लोप होता है तो कैसे होता है, जैसे हस्त लिखित, हस्त मीन्स हाथ से लिखित। ठीक है, इस तरह गुण युक्त, गुण से युक्त, श्रम साध्य, श्रम से साध्य,
इस तरह आप इनका विग्रह करोगे और जब विभक्ति का लोप होगा तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर तत्पुरुष समास है। ऐसे ही संप्रदान का होता है के लिए, जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, पाठशाला, पाठ के लिए शाला, योगशाला, योग के लिए शाला, तो यहाँ पर भी हमारा तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। उसके बाद अपादान में भी से विभक्ति का लोप होता है, लेकिन से का लोप किस कारण होता है? देखो करण में भी से का लोप होता है, करण में भी से का लोप होता है। से का लोप यहाँ पर किस लिए होता है कि जब हम किसी चीज से का किसी साधन का प्रयोग करते हैं, जैसे माँ ने चाकू से सब्जी काटी, ठीक है, वहां पर चाकू से हमने काम किया है, वहां पर करण कारक होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं पेड़ से पत्ते गिर गए, पेड़ से पत्ते गिर गए, अब दोनों में मुझे अंतर बताना। पेड़ से पत्ते गिर गए और माँ ने चाकू से सब्जी काटी, माँ ने। हम यहाँ पे अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ते अलग। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, जिसमें नंबर आते हैं, संख्या आती है, ठीक है, और विग्रह करने पर हम समूह या समाहार आदि का प्रयोग करते हैं, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। ठीक है। कैसे, इसकी पहचान कैसे करते हैं? इसके पहले पद से किसी संख्या का बोध होता है। जो इसका पूर्व पद होता है ना, उसमें किसी संख्या का बोध होता है, जैसे दोपहर, दोपहर, यहाँ पर दो आ रहा है, पूर्व पद क्या है इसमें? दो, और उत्तर पद दो क्या है? पैरों का पहर। समूह। हाँ, चौराहा, चौ मतलब चार, राहा रास्ते, ठीक है, चार राहों का समूह या चार राहों का समाहार। समूह। हाँ, ठीक है। इस तरह हमारा द्विगु समास। जिस समास के समस्त पद में और लगाते हैं या लगाते हैं, आदि का लोप होता है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जब हम विग्रह करते हैं तो या तो और लगाते हैं और या लगाते हैं। ठीक है। पहचान, इसके पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। जो इसका दोनों पद होते हैं उनमें योजक चिन्ह लगा होता है, किंतु कुछ समस्त पद बिना योजक चिन्ह के भी लिखे जाते हैं। ठीक है। लेकिन ऐसे समस्त पदों की संख्या बहुत कम होती है, ज्यादातर द्वंद्व में योजक चिन्ह वाले ही होते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया है माता पिता, माता और पिता, हम इसका विग्रह करेंगे तो कैसे लिखेंगे? माता और पिता। चाय कॉफी, चाय या कॉफी, या, ठीक है, समझ में आया सभी बच्चों को? यस मैम। करते हैं बहुव्रीहि समास का जब हम विग्रह करते हैं, तो जो इसका जो हम विग्रह करते हैं वो किसी तीसरे विशेष के लिए जाता है, तीसरे पद के लिए जाता है। जैसे पीतांबर, पीतांबर, पीत का अर्थ होता है पीला, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। पीतांबर, पीले हैं अंबर जिनके, अर्थात भगवान विष्णु या श्री कृष्ण। ठीक है। पीले हैं अंबर जिनके, अर्थात विष्णु। ठीक है। अर्थात विष्णु यहाँ पर भगवान के लिए प्रयोग किया गया है। तो पीले हैं अंबर जिसके, या पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिनकी, अर्थात भगवान विष्णु। महादेव, महान है जो देव, अर्थात शिव। तो इस तरह जब हम इनका तीसरे अर्थात लगा के तीसरे का अर्थ निकालते हैं तो हमारा वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, अर्थात भगवान गणेश। गजानन, गज के समान आनन, आनन मतलब मुख है जिनका, अर्थात भगवान गणेश। इस तरह जब हम तीसरे पद के लिए, विशेष के लिए इसका अर्थ निकालते हैं तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है। सभी बच्चों को आया समझ में समास क्या होते हैं?